तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूरम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं। तो मूल अधिकार जो टॉपिक है ना, आपके आने वाले सभी एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग एग्ज़ाम दिलाते होंगे तो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ना मूल अधिकार से एक ना एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत कम शब्दों में पूरी जानकारी आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग जैसे कि देख ही सकते हैं कि जो नोट्स मैंने पढ़ाई करने के दौरान जो बनाया था उसको आपके समक्ष ला रहा हूं, ताकि आप जो है कम समय में और कम चीज़ों के माध्यम से बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है गेन कर सकें और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस नोट्स के माध्यम से पूरे कंप्लीट जानकारी आप मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो है ना, हमारे संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, इसमें पॉइंट देख लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई। संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसे जो है अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है करके, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 को मैग्ना कोर्टा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, भाग 3 को मैग्ना कोर्टा के नाम से जाना जाता है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस नोट्स में ना, या इस आप पीडीएफ जो देख रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जो भी बातें इसमें मेंशन हुई है, उसमें से एक एक शब्द, एक एक बात जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना, आप मान लो बनाओगे नोट्स तो वेल अरेंज करके बनाना है और कोई भी शब्द को, कोई भी वर्ड को, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 अधिकार प्राप्त किए गए थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये भी पूछा जाता है और अनुच्छेद भी पूछा जाता है ना, कि कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया संपत्ति के अधिकार को। तो 301 के तहत संशोधन करके क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आप ही समझिए कि किसी, मान लो सरकारी काम करना है या कोई भी जगह पे मान लो सरकारी भवन का स्थापना करना है, तो वहाँ पर जिसका ज़मीन रहेगा या किसी जैसे रोड बनाना है तो किसी का ज़मीन आएगा, तो वो संपत्ति के अधिकार को लेकर क्या चले जाएगा, हाई कोर्ट चले जाएगा या उच्च सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो उसमें ना मूल अधिकार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था संपत्ति के अधिकार में, तो इसलिए इसे हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। मतलब आप संपत्ति आपके पास है तो है, लेकिन वो उस आपका अधिकार पूर्ण रूप में उसमें नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ेगा किसी और ज़्यादा सार्वजनिक चीज़ों के लिए, तो आपके जो संपत्ति को यूज़ सरकार कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग जो 6 मौलिक अधिकार हम लोग को प्राप्त है वो कौन कौन से हैं। तो पहला मौलिक अधिकार जो है ना, समता एवं समानता का अधिकार है। ठीक है, जिसको समता और समानता भी कहा जाता है। ठीक, तो 14 से 18 तक जो है समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 अनुच्छेद के बीच इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच इसका वर्णन किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन जो है 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन हुआ है। और पांचवा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, जो कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए रहता है। 19 और 30 में इसका वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में और इसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, जिसे समता का मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है ये अधिकार जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या अधिकार जो है सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि कानून जो नियमावली बनाया गया है हमारे
संविधान के द्वारा उसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हुआ है। तो अनुच्छेद 14 जो है ये बताता है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है? अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद पर रोक। मतलब किसी के धर्म पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर आप उसमें विभेद नहीं कर सकते, किसी को ऊंच नीच नहीं मान सकते। तो इस पर रोक के लिए अनुच्छेद 15 जो है बताता है। अनुच्छेद 16 बताता है कि लोक नियोजन में ना सबको अवसर की समानता है। तो इसको ना इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में आता है करके पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 16 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 17 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात किया गया है। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत माना जाता है ना, उसका अंत जो है के बारे में अनुच्छेद 17 में ये रोक पर अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 18 है, उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जब भी नोट्स बनाओगे तो एक भी शब्द को मिस ना करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे शब्द जो है इम्पोर्टेंट है, सारे एक एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं दूसरा अधिकार हमको प्राप्त क्या हुआ था? स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसको कहाँ से कहाँ अनुच्छेद तक था? तो ये 19 से 22 तक था ना। तो 19 अनुच्छेद क्या बताता है? तो अनुच्छेद 19 बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका ना अलग से और पॉइंट में और दिया गया है। तो 19 में क्या बताता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देख लेते हैं 19 के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 19.1 से 19.6 तक जो है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो इसको आपको कैसे याद करना है, याद करने का आपको तरीका भी बता देता हूँ। सोच के चलिए, मान के चलिए कि आपने कुछ पार्टी बनाई, आपने सोची कि मुझे एक पार्टी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है बोलेंगे, तभी तो आपको जनता अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप बोलेंगे तो आपको बोलने की स्वतंत्रता जो है प्राप्त हुई है। शांतिपूर्वक आप जो है एकत्रित होंगे, मतलब आप अपने दल में, आप अपने पार्टी में लोगों को आमंत्रित करेंगे, एकत्रित करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? आप सभा या समूह बनाएंगे, ताकि आप जो है सभा और समूह बना के अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सके और सभी को एक एक कार्य क्षेत्र सौंप सकें। तो इसलिए आपने मान के चला कि समूह और सभा बनाए। ठीक है, फिर भारत में आवागमन। मान लो आपकी जो पार्टी है, आपकी सोच है जो बना रहे हो, संपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, तो सभी जगह जाके आपको विस्तार करना पड़ेगा ना आपकी पार्टी को। तो भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, उसी प्रकार 5वां में बोल रहा है कि निवास भी कोई भी जगह कर सकते हो, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ के उस समय आप निवास कहीं भी कर सकते हो। आप 370 अनुच्छेद हटने के बाद वहाँ भी आप निवास कर सकते हो, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में, सॉरी जम्मू में नहीं। तो पाँचवा बताता है 19.5 की निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जो है निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19.6 बताता है कि आजीविका का स्वतंत्रता। तो जैसे पार्टी वगैरह बना लिए, इधर उधर बढ़ गए, तो आजीविका के लिए भी तो आपको साधन चाहिए ना। कब तक आपको पार्टी पाल के रखेगी? तो आपको आजीविका कोई भी अपना काम धंधा चुनने का स्वतंत्रता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ऐसे ही मान के चल सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 है अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण हेतु स्वतंत्रता। तो 29 में भी ना पॉइंट वाइज जो है कुछ कुछ बातों का निर्धारण कर दिया गया है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 20.1 में कहा गया है कि दोषी को दोष करने के समय कानून से सजा। तो मान लो इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इस प्रकार समझिए। मान लो कोई अपराधी है जो 2023 में कोई किसी प्रकार का दोष करता है, तो मान लो उसका केस जो है उसका निर्णय 2025 में आता है, और 25 के समय उस दोष के लिए सज़ा जो है एक्सपेंड हो गया, लेकिन उसने दोष कब किया है? 2023 में किया है। तो 2023 में इस समय के लिए, वो दोष के लिए जो ये बना है ना, सज़ा बना है, उसी समय का सज़ा मिलेगा उसको। ये नहीं कि मान लो उसका निर्णय जो है 10 साल बाद आ रहा है, तो 10 साल बाद जो है अलग सज़ा बन गया है तो उसके हिसाब से सज़ा देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जिस समय वो दोष किया है उसी समय के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो 20.2 में ये कहा गया है खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो किसी भी अपराधी को ना खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य करना नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि देखने को मिलता है, आप लोग कई मूवी वगैरह में देखे होंगे कि अन्य माध्यमों से या बाहरी माध्यमों से उनको दबाव डाला जाता है कि
अपने खिलाफ गवाही दो। कभी कभी पुलिस के माध्यम से मूवी में दिखाता है कि दबाव डाला जाता है, लेकिन अगर मान लो जो है अपराधी न्यायालय में जाके ना अपने खिलाफ जो भी बुलवाया गया है उसको गलत साबित कर दे और ये बोल दे कि मैं अपने खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, तो वो पूरा जो है नेगलेक्ट हो जाता है और उनका नहीं माना जाता। कितना भी बड़ा रिकॉर्ड कर ले, कितना भी बड़ा अधिकारी जो है उसको बुलवा ले, लेकिन न्यायालय के समक्ष वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा ना, तो सभी बातें जो है असत्य मान लिया जाता है। हालांकि वो अपनी स्वेच्छा से अपने खिलाफ जो है गवाही दे सकता है, लेकिन उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आपको चीज़ें जो है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रही होगी। इसी प्रकार 20.3 में बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। जैसे मान लो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको जो भी अपराध की सज़ा है उसको एक बार वो काट लेगा ना, तो उसका सज़ा जो है समाप्त हो जाएगा। उसको उसके लिए बार बार प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, बार बार सज़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 जैसे देख रहे हो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें जीवन से संबंधित, निजता से संबंधित, पर्सनल चीज़ें से संबंधित और जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो अधिकार है ना वो इसी में आता है। अनुच्छेद 21 मतलब आप समझ जाना कि ये जीवन से संबंधित है और निजता से संबंधित है। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में आप एक चीज़ को अच्छे से याद रख लेना कि ये संविधान संशोधन हुआ 86वां 2002 में। तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के लिए इसमें संशोधन किया गया। तो उसको ना इसी में डाला गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21A के तहत जो है संशोधन किया गया और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया। तो इसको पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जो है इम्पोर्टेंट मान के चलिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में जो है हम लोग को चौथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त क्या हुआ है। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण और स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ कुछ स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, उसको देख लेते हैं वर्णन किस प्रकार है इसका। तो 22.1 ना कारण पूछने का अधिकार है। मतलब आप कोई गिरफ्तार करने आया है तो आपको कारण जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप बिना कारण के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा जो है 24 घंटे में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। मतलब 24 घंटे के समक्ष आपको न्यायपालिका के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आपको अधिकार पूर्ण रूप से है कि आप अपील करें कि न्यायपालिका के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करें 24 घंटे के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 22.3 बताता है कि मनपसंद कानूनी सलाह। मनपसंद कानूनी सलाह का कहने का अर्थ है कि वकील जो है आप अपने हिसाब से कोई भी वकील जो है प्रेफर कर सकते हैं, आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो 22.3 में ये बताया गया है। ठीक है। तो ये होता है 22 हमारा 22वां अनुच्छेद, जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो तीसरा मौलिक अधिकार जो हम लोग को प्राप्त हुआ है ना वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। 23 में बताता है कि मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक करना है ना। ये कानूनी अपराध के तहत आएगा। मानव व्यापार मतलब जो तस्करी होता है, मानव तस्करी होता है, बाल श्रम होता है, बंधुआ मजदूरी। बाल श्रम आप समझ रहे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराया जाता है, उसको बाल श्रम कहते हैं। बंधुआ मजदूरी समझ रहे हैं, अपने इसमें लेके दिन भर काम करवाते रहते हैं, वो बंधुआ मजदूरी है, उसको कुछ ये नहीं दिया जाता है ना। अनुच्छेद 24 बताता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना है। तो ये अनुच्छेद 24 बताता है। तो 23 और 24 भी बहुत पूछा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको भी आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है, अच्छे से याद करके रख लेना है। ठीक है। अब जो है हम लोग को चौथा मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। तो चौथा मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक का वर्णन है। तो 25 ये बताता है हम लोग को, अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार जो है सबको प्राप्त है। तो कोई भी आदमी अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक प्रबंधन, किसी भी कार्य हो रहा है धार्मिक संबंधित, इसका प्रबंधन आप आराम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 बताता है धार्मिक कार्यों का संपोषित, इसी प्रकार आप धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न करा सकते हैं और उसको संपोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 बताता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति, जैसे आपके
यहाँ कोई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम हो रहा है, तो आप उसमें जो है उपस्थित हो सकते हैं। कोई इसके लिए आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको इसके लिए मना नहीं किया गया, नहीं मना नहीं करेगा। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग को पांचवा अधिकार जो प्राप्त हुआ है, जो कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है केवल अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो मूल निवासी हैं उनको तो इसको मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले से ही प्राप्त है ये चीज़ ना। ठीक है, तो केवल अल्पसंख्यकों के लिए प्राप्त हुए ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 तक ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 29 बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यकों के जो हित होगा ना, तो उनका संरक्षण का दायित्व जो है हमारे कोर्ट के पास है, मतलब न्यायालय के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 30 बताता है कि अल्पसंख्यक जो है ना, उसके शिक्षा का प्रावधान का संरक्षण। ठीक है, तो उनके शिक्षा की भी जिम्मेदारी जो है हमारे सरकार को, हमारे न्यायपालिका को जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये 5 जो है क्लियर होंगे, और बेहतर यही होगा कि आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए। जिस प्रकार मैंने बनाया है उसी प्रकार आप भी बना सकते हैं, इससे अच्छे बना सकते हैं, वेल अरेंज करके बना सकते हैं। और मेरे में ना कहीं कहीं पर मात्रात्मक त्रुटि हुई है, मात्रा का इश्यू रहता है मेरे में, तो आप लोग जब नोट से बनाएंगे तो सही मात्रा का उपयोग करके आप अच्छे से नोट से बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग को छठवां मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जैसे जितने भी अधिकार हम लोग को ऊपर 5 पढ़े हैं ना, ऊपर जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं 5 प्रकार के, उसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे, कहाँ अपील करेंगे, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे और अपने समस्या का समाधान चाहेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है का जिम्मेदारी ये होता है कि जितने भी मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं उनका संरक्षण करें। ठीक है, तो इसको ना इसी अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्या कहा है, आत्मा कहा है। तो एग्ज़ाम में ना आत्मा के ना कह के और भी कुछ तरीक़ों से इसको पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है करके। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग जैसे अनुच्छेद 32 पढ़ोगे ना जैसे, तो संवैधानिक मतों का अधिकार आपको समझ जाना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अनुच्छेद 32 से ही, संवैधानिक मतों के अधिकार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जैसे कि लिखा ही है, किंतु भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, तो वैसे तो प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, क्योंकि 12 से स्टार्ट है, तो 12 और 13 में जो है प्रस्तावना है उसको कहा जाता है आत्मा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके अनुसार से अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको वो चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत ही ना जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कौन सा क्या है करके। ठीक है, तो इस 5 प्रकार का रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी रीट है उसको देख लेते हैं ना। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है 24 घंटे के अंदर किसी भी आप लोग बंदी बनाए हो उसको 24 घंटे का न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा होता है परमादेश। परमादेश मतलब सरकारी अधिकारी को आदेश, मतलब कोई भी आदेश निकलेगा तो सरकारी विभाग में तो उसको आदेश पहुंचाना पड़ेगा ना, तो सरकारी अधिकारी को आदेश देता है। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ होता है ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को रोक अधिकार क्षेत्र से बाहर। ठीक है, जैसे ऊपरी न्यायालय और निचली न्यायालय आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय, तो इस प्रकार से ये क्रम रहता है। तो कोई भी मामले में, कोई भी याचिका में मान लो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे या ऊपरी न्यायालय को ये लगे कि ये तुम्हारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो उन पर रोक लगाता है कि आप लोग इस पर फैसला ना कीजिए।
तो उसी प्रकार चौथा में क्या करता है, उत्प्रेषण करता है। ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय से को आदेश देता है या कहता है कि इसे कार्य को हम लोग को सौंप दे, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध आपको समझ में आया होगा। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार जानने का हक है कि किस अधिकार से ये चीज़ें हो रही है, या कोई भी चीज़ें के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस अधिकार से ये चीज़ किया गया है। ठीक है, क्लियर है 5 प्रकार की रीडें। तो उम्मीद है आपको चीज़ें जो हैं क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है लिखी हुई है, जो क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 352। तो राष्ट्रीय अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप लोग जो है लिख लीजिएगा आवाज़ को सुन के। तो 20 और 21 के अलावा जो है सभी मौलिक अधिकार जो है निरस्त हो जाते हैं। तो 20 और 21 जो है क्या है, हम मौलिक अधिकार के अलावा सभी जितने भी मौलिक अधिकार है ना, उसे निरस्त किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। तो अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, जैसे कि हम लोग वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। तो 21 जो है निजता का अधिकार है, और 20 जो है अपराध के दोष सिद्धि का संरक्षण है। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार याद रखना है कि कौन से में क्या है। सिर्फ नंबर बस याद मत करना, आप लोग लिखा हुआ जो चीज़ है ना उसको भी याद करके रखना। ठीक है, तो उसी प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है ना। केवल भारतीयों को अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद करके रखिए। 15, 16, 19, 29, 30 इसको जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, और बाकी जितने भी अधिकार हैं ना वो भारतीय विदेशियों सबको प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नाम सहित भी याद रखना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ नंबरिंग बस याद करने से ना हमको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, और इधर का उधर का इधर हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज के लिए हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक। पूरा टॉपिक कवर हो गया, इसमें पूरा अधिकार जो है कवर हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोग जो है ना अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप जो बना हुआ है, अपने जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के आप लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हो गए ना, फ्रेंड सर्कल, उसमें शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें और आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ला पाएँ और भी टॉपिक पर वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम लोग ना अभी आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाने वाले हैं पूरे आपके सोशल साइंस वगैरह में, जिसमें कम बातों में ना बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की अवसर मिलेगा, और आप लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। आपको जो चीज़ें पढ़ने हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप लोग उसी से ही पढ़ोगे, और इधर उधर की बातें जो है ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। जितना काम का चीज़ है उतने ही आप लोग पढ़ोगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो विनती यही है कि आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।